आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसा कि एग्जामिनेशन पैटर्न आना है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। ध्यान से इसको देखिए, जो ज़रूरत हो तो आप बुक से और मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर्स को आप वीडियो के रूप में देख सकते हैं। टाइम बचाने के लिए, छोटा करने के लिए हमने पहले से ही 5 क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं। पहले ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। आपका रिलेटिविटी का जो सिलेबस है मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से शुरुआत हुई है रिलेटिविटी के सिलेबस की। तो पहला क्वेश्चन हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से लिया है। हालांकि हमने बाद में मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ली हैं, जैसा कि एग्जामिनेशंस में कोई क्रम से क्वेश्चंस नहीं रखे जाते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको छांटना है। ऑप्शन सुन लीजिए, देख लीजिए। टाइम इज इनवेरिएंट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट, वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इनवेरिएंट, एक्सीलरेशन ऑफ एनी बॉडी इज इनवेरिएंट। 4 चीजों को इनवेरिएंट कहा है, उसमें से एक सही है, उसको हमको देखना है। एक्चुअली हमने थोड़ी सी गलती की है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। आपको पता है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मैं रिवाइज कर देता हूं आपके सामने। एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी होता है। हम इनको अगर हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग एस डैश को मूव कराते हैं, ऐसी स्थिति में ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि टी डैश इक्वल टू टी यानी टाइम इज इनवेरिएंट। ये सही लिखा है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये ऑप्शन हमारे मतलब का नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या लेंथ ऑफ द रॉड अगर निकालना चाहते हैं तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एस में आप x2 माइनस x1 निकालेंगे और एस डैश में x2 डैश माइनस x1 डैश निकालेंगे, दोनों बराबर निकलेंगी। ये आप खुद करके देख सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि बी ऑप्शन भी सही लिखा हुआ है। तीसरी, वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इनवेरिएंट, ये एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा एडिशन ऑफ वेलोसिटीज दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाती है, घट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ जाती है। सिंपली सी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के आधार पर है। इसमें वेलोसिटी सेम नहीं रहती है, एक्सीलरेशन उसके बाद ये सेम रहता है। यानी कि ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी सही लिखा हुआ है, डी सही लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज नॉट इनवेरिएंट सही होता, लेकिन इसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी इज इनवेरिएंट, इसलिए ये रॉन्ग या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप अपने हिसाब से रिवाइज करके हमें सैंपल के रूप में दे दिया है, आप उससे आगे पीछे भी फिजिक्स को पढ़ लीजिए। दूसरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है, जो कि गैलीलियन को भी जोड़ता हो, ऐसा क्वेश्चन है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस अप्रोचेस टू गैलीलियन फॉर। कब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रोच करते हैं, आपके बुक में सॉल्व किया गया है। आपको कंडीशन पता है, जब v वेरी वेरी लेस देन c होता है, ऐसी स्थिति में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में, ऐसा आपने पढ़ा है। तो एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, 2 वैल्यूज ऑफ v। इसके अलावा ये फालतू के 3 ऑप्शन बना दिए गए हैं, जैसे कि हाई वैल्यू ऑफ v इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, नन ऑफ दीज। तो आपको केवल ये सब्जेक्ट ये याद रखना है,
एक कॉन्सेप्ट याद करना रखना है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस में जब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप समझदार हैं, बड़े हो चुके हैं, पूरा हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, हमको याद दिलाना है कि इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको संकेत में बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम सॉल्व है आपके बुक में उन सबको हमने इकट्ठा कर दिया है। अंडर दी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसमें करेक्ट वाकई देखना है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप सॉल्व में जाएंगे कि जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है dx, dy, dz, इसका जब हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से मैथमेटिकली निकालते हैं तो पता चलता है कि dx, dy, dz को जब हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं इज नॉट इक्वल टू dx डैश, dy डैश, dz डैश। इसका और इसमें ये लिखा हुआ है अंडर दी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx, dy, dz इज इनवेरिएंट, जो कि गलत लिखा हुआ है, हमने सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा फोर डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx, dy, dz, dt ये इनवेरिएंट होता है, यानी कि इसी में अगर dt भी ले लिया जाए, dt डैश भी ले लिया जाए, ये फोर डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट कहलाता है dx, dy, dz, dt। तो ये सही है। आप सॉल्व प्रॉब्लम में जाएंगे, करने की ज़रूरत नहीं, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कहने को प्रॉब्लम है बट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसको ऑप्शन के रूप में रखा हुआ है और रिवाइज करवा दिया है उन प्रॉब्लम्स को। एक तीसरा सी जो लिखा हुआ है, इसको भी देखने की ज़रूरत है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इनवेरिएंट, जबकि हमने देखा है, अगर करके देखेंगे, ये नॉट इक्वल टू निकलता है x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ये यानी कि नॉट इनवेरिएंट होता है, और इसमें इनवेरिएंट लिखा है इसलिए गलत है। मैं आपको दूसरी चीज़ फोर्थ ऑप्शन बनाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू आता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके में, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी डैश स्क्वायर टी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये बराबर निकलता है। एक्चुअली ये इनवेरिएंट होता है, हमने यहाँ नॉट इनवेरिएंट लिख दिया है, इसकी वजह से ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन सही था, फोर डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx, dy, dz, dt इज इनवेरिएंट। इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा जो कि सही है। आप इस तरीके से आप रिवाइज कर लें पीछे दिए हुए क्वेश्चंस को, अगर आपके बुक में नहीं भी है तो भी आप इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लें, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप कमेंट में जब भी ये वीडियो लेक्चर देखें लिख दें, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा। अब मैं आपको एक और अलग ढंग का क्वेश्चन दिखाते हैं। आपने पढ़ा हुआ है m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये मास वेरिएशन फार्मूला है। अगर इस मास वेरिएशन फार्मूला को हम कर्व के माध्यम से देखना चाहें तो कैसे देखें? आपने देखा v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो m इक्वल टू m नॉट ही रहता है, मास वेरी नहीं करता। इतनी फिजिक्स आपको अलग ढंग से देखनी होगी और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन के लिए हमने 4 कर्व बनाए हैं। कर्व बनाने के पहले आप एक्स एक्सिस देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे चारों ऑप्शन में हमने v लिया हुआ है, यानी वेलोसिटी हमने को एक्स एक्सिस पे लिया है, और y एक्सिस पे हमने m को लिया है, तो m इज ए फंक्शन ऑफ v।
फंक्शन ऑफ v। माने v के बदलने से m बदलता है। किस ढंग से बदलता है ये कर्व में क्लियर होता है। कौन सा सही है, 3 गलत हैं। आप देखिए क्या स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी मास बदल जाएगा? नहीं, ये गलत है। दूसरा ये है कि जब वेलोसिटी v जब बहुत कम होती है तो ऐसी स्थिति में v के चेंज होने पे m पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये शुरुआत से ही चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ये स्ट्रेट लाइन में है, कुछ m नॉट को दिखा दिया है और उसके बाद वेरी स्ट्रेट लाइन में करा है, ये भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल सही फिगर है 4th वाला, ये आप देख लीजिए कि जब हमारी क्लासिकल लिमिट में वेलोसिटी रहेगी v बढ़ता जाएगा, लेकिन m नॉट जो है कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद जब v रिलेटिविस्टिक रेंज में आ जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होने पे मास इस ढंग से, इस कर्व के ढंग से वेरी करता है। इस कर्व, इस इक्वेशन को देख के आप देख सकते हो। तो ये 4th ऑप्शन सही है, डी वाला, ये वाला कि पहले कांस्टेंट रहता है, बाद में ये कर्व नेचर में आता है। ये m नॉट की वैल्यू लिखी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आपने देख लिया है कि हम कर्व से कैसे किसी इक्वेशन को हम कर्व के वेरिएशन के साथ कैसे दिखाते हैं, ये हमने दिखाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The mass of a moving particle is 2m naught by √3। वैसे तो रेस्ट मास m नॉट होता है किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का, m नॉट होता है, लेकिन जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मास जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो 2m नॉट बाई √3 गिवन है। ये हम उस मास वेरिएशन फार्मूला से जानते हैं, m इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक स्पीड सपोज करते हैं उसकी v है, v होने पर उसका मास 2m नॉट बाई √3 हो जाता है। अब ये चाहता क्या है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, हमें मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम हम जानते हैं m इंटू वी होता है। m तो हमें पता है 2m नॉट बाई √3। अब हम वेलोसिटी भी पूछ सकते थे, लेकिन हमने मोमेंटम, ताकि आप मोमेंटम का भी आइडिया रखें, हम वेलोसिटी अगर निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से तो निकल आएगा। इसमें m की जगह पे क्या गिवन है, 2m नॉट बाई √3। m नॉट कैंसिल हो गया, यानी कि √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स √3/2। ये अब अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने पे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, c/2 वैल्यू आएगी। जब हम इसमें c/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा m नॉट c/√3। इस तरीके से मोमेंटम का ये आना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ m नॉट c/√3, ये सही है। आगे देखिए, किसी से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तब तो यही ऑप्शन आप टिक करेंगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होने की स्थिति में ये अपॉन 2√3 दे दिया है, सी वाला √3 इंटू m नॉट c दे दिया है, डी वाला √3 m नॉट c दे दिया है, जो कि तीनों गलत हैं। पहले ही ऑप्शन सही है, m नॉट c/√3। हमने सीखा क्या इससे कि मूविंग पार्टिकल का मास गिवन है तो इस वेरिएशन वाले फॉर्मूले से हम v निकाल लेंगे। अगर मोमेंटम पूछ रहा है तो मोमेंटम निकालेंगे बहुत आसानी के साथ। ये इस क्वेश्चन से हमने सीखा है। अब हम जो 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन हमने जानबूझ के दिया है, इसको भी देख लें। सिंपल और डिफिकल्ट का मिक्सचर होता है पेपर। इसमें देखिए लिखा है 6th क्वेश्चन में, ए पार्टिकल विद 0 रेस्ट मास हैव मोमेंटम। आपको मैंने
डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि चाहे मास वाला पार्टिकल हो चाहे मासलेस पार्टिकल हो, ये P इक्वल टू एच बाई लेमडा निकलता है। प्लांक्स हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़ी है, प्लांक्स हाइपोथेसिस, और उसके अनुसार P बराबर एच बाई लेमडा निकलता है। इसके अलावा अगर कोई जीरो मास वाला ना पार्टिकल होता, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी मास वाले पार्टिकल की भी जो वेवलेंथ होती है वो भी आपने पढ़ा है, उसका भी फॉर्मूला P इक्वल टू एच बाई लेमडा ही होता है। तो आंख बंद करके आप मोमेंटम यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि जीरो, अगर जीरो रेस्ट मास है तो चूंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके आ सकता है। पुरानी फिजिक्स के अनुसार हमने जीरो का मास कोई वेलोसिटी हो तो जीरो ही आना चाहिए, इसलिए जीरो में कंफ्यूज ना हो। एक मासलेस पार्टिकल हो या मास वाला हो, उसका मोमेंटम एच बाई लेमडा ही होता है। और ये जो एच लेमडा या ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो निश्चित रूप से गलत हैं, तो आपको एच बाई लेमडा यानी कि बी ऑप्शन सही करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। हमने 6 क्वेश्चन आपके सामने रखे, क्योंकि चीज़ों को समझाने में टाइम लगता है, वीडियो बड़ा होता है, तो आज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, थोड़े ही क्वेश्चन कराएंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 7। एक पार्टिकल है, इसका मीन प्रॉपर लाइफ टाइम, पूरा क्वेश्चन नहीं मैं लिखूंगा, लाइफ टाइम है वो है 2 माइक्रोसेकंड। पहले क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। ए पार्टिकल विद ए मीन प्रॉपर लाइफ ऑफ 2 माइक्रोसेकंड मूव्स थ्रू द लेबोरेटरी एट 2.7 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से इतनी लाइफ टाइम वाला कोई पार्टिकल, आप जानते हैं पार्टिकल फिजिक्स में म्यू मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स, जितने भी पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा होते हैं, उनकी लाइफ टाइम निर्धारित होती है, बहुत कम होती हैं। 10⁻⁻6 सेकेंड के ऑर्डर की होती है, किसी की 10⁻⁸ सेकेंड की भी होती हैं, किसी की 10⁻12 सेकेंड की भी होती हैं। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसकी मीन लाइफ टाइम माइक्रो सेकेंड है, इसकी मीन लाइफ टाइम। अब ये चाहता है कि अगर इतनी स्पीड से ये चल रहा है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। अब इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन तो जो लिखे हैं लिखे ही हैं, हम कैसे निकालेंगे। S जो होगा V इंटू डेल्टा टी। एक्चुअली जब इस स्पीड से चलेगा तो इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मास वेरिएशन का हमें टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा टी की जगह हम डेल्टा टी डैश लगाएंगे। वेलोसिटी तो हमने कह दी है 2.7 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है, तो नो प्रॉब्लम। तो अब जो है टाइम वेरिएशन का फॉर्मूला, टाइम डायलेशन का, डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा टी है 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी है 2.7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई सी है 3 इंटू 10⁸8। ये कट गए, ये 27/30 हो गया। तो ये 2 इंटू 10⁻6 मैं सॉल्व करूं भी या ना करूं, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा। माने इस फॉर्मूले में जब आप रख के निकालेंगे तो डेल्टा टी डैश आएगा 4.6 माइक्रो सेकेंड। जब ये 4.6 माइक्रो सेकेंड आएगा तो आप 2.7 इंटू 10⁸8
इंटू 4.6 इंटू 10⁻⁻6 होता है माइक्रो। ये कितना हो गया जाके 10⁻²। इससे डेसिमल हटा दीजिए तो 4.6 इंटू यानी 27 इंटू 46 आया। इसकी जो कैलकुलेशन आती है वो आती है 1242 मीटर्स। क्वेश्चन आई थिंक समझ गए होंगे आप कि कोई भी पार्टिकल अगर रिलेटिविस्टिक माने लाइट की स्पीड को अप्रोच करने वाली स्पीड के से चलता है तो उसको एक्चुअल जो टाइम होता है वो टाइम डायलेट होके मिलता है। टाइम डायलेशन के फॉर्मूले से उसका डायलेटेड टाइम हमने निकाला, वो 2 माइक्रो सेकेंड उसका लाइफ टाइम, लेकिन उसको मिल गया 4.6 माइक्रो सेकेंड। अब चूंकि वेलोसिटी तो यही है, इस वेलोसिटी से इतने टाइम भर के लिए चलेगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 1242 मीटर्स है, हमने निकाल दिए है। अब आप समझ चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे 8th वाला। मैं चाहता हूं कि 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर दिए जाएं, सेविंग हो चुके हैं। 8th क्वेश्चन ये आपके बुक का है, हो सकता है कुछ लोगों को सॉल्व करना ना आता हो, मैं इसलिए पहले तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P and energy is। अब इसके ऑप्शन जो लिखे हुए हैं वो आप देख लीजिए। ए है E² = P² C² प्लस m0² C⁴। दूसरा है बी ऑप्शन E² - P² C² = m0² C²। सी है E² - PC² = m0² C²। डी है E² - P² C² = m0² C⁴। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपने बुक में प्रॉब्लम के रूप में या थ्योरेटिकल वहाँ डिस्कस जरूर किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन ये सही है, या तो इसी रूप में आपके बुक में गिवन होगा, या E² = इसको साइड चेंज करोगे तो P² C² प्लस m0² C⁴ नहीं याद रखें, कहीं भूल से स्क्वायर ना रट लें, जिससे हमने ये ऑप्शन दिए हैं ऐसी एग्जाम में गलती ना करें। यहाँ P² C² भी होगा, यहाँ पावर 4 में होगा। ये आंसर सही है, इसको आप अपनी बुक से रिवाइज कर लें। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अब हम लोग एक फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे लेते हैं। आपने पढ़ा है माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा टॉपिक है, जब डिस्क्रिप्टिव में आता तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन हमने जो आपकी थ्योरी में गिवन है उसी में बना दिया है। द रिक्वायर्ड फ्रिंज शिफ्ट, ये आपको रटनी है और कुछ नहीं, और क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फ्रिंज शिफ्ट ये एक्चुअली माइकलसन-मोरले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आपको डाटा दिया गया था। लेंथ उसमें जो हमारी सेंटर जो हमारा प्लेट लगी हुई थी, जो मिरर्स की जो डिस्टेंस थी वो L = 11 मीटर, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एवरेज हम ले लेते हैं 6000 एंगस्ट्रम। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू ईथर जो कंसीडर करी गई वो 3 × 10⁴ मीटर/सेकेंड।
तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रिंज शिफ्ट आपने पढ़ा है डेल्टा एन इक्वल टू 2LV² अपॉन CQ, ये आपने पढ़ा था। इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद क्या निकलता है, इस तरीके से आंसर है 3.7। फ्रिंज की संख्या है, इसकी यूनिट नहीं है फ्रिंज शिफ्ट के लिए, ये ध्यान रखें। 3.7, बी में 4.7, सी में 0.37 और डी में 0.67। अब अगर आपको रटना है तो रट लीजिए, वैसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट होगा, ये आप हमेशा के लिए रट लीजिए कि इस डाटा की वैल्यू 0.37 ही आती है। तो इसका आंसर सी है। तो एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन के समझने के बारे में। द रिक्वायर्ड फ्रिंज शिफ्ट यूजिंग डाटा L इक्वल टू 11 मीटर, V इक्वल टू 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम इन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। ये मैं कहना चाहूँगा दैट वाज नॉट एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड। एक्सपेरिमेंटली ये फ्रिंज शिफ्ट नहीं हमें मिली थी, लेकिन जो थ्योरेटिकली कैलकुलेशंस हमने किए थे और एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया था, माने माइकलसन-मोरले ने एक्सपेरिमेंट का जो थ्योरेटिकल बेसिक कंसीडरेशन लेते हुए एनालिसिस करी थी, तो कैलकुलेट होके ये 0.37 आई थी, जो एक्चुअल में नहीं मिली थी। जो एक्चुअल में नहीं मिली थी, इसी को नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो ये हमने आपको याद दिला दिया है कि इस टाइप की चीज भी याद रखें। अब मैं एक फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सामने आपके रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, मैं पढ़ के सुना दूंगा या सुना दे रहा हूं। The velocity at which an electron gains 10 times momentum to its rest mass times the speed of light। तो अब इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, या कोई और दूसरा भी पार्टिकल हो सकता था। तो अब अगर हम मोमेंटम p को कहें तो ये m0v होगा। m0v नहीं mv होगा, और चूंकि रिलेटिविस्टिक स्पीड में चलता है तो m का फॉर्मूला लगाया जाएगा m0/(v²/c² इंटू v। ये कह रहा है कि ये मोमेंटम हुआ, ये कितना होता है उसकी वैल्यू दे रहा है 10 टाइम्स इस रेस्ट मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ये इतना होता है। तो हमें चाहिए वेलोसिटी, तो इसको ही सॉल्व करेंगे हम। ये इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या कोई और पार्टिकल हो, क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमें वो वेलोसिटी चाहिए जिस पे उस पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक स्पीड चाहिए, जिस पे उसका मोमेंटम उसका 10 टाइम्स हो जाता है। तो हमने मोमेंटम mv लिखा, मास वेरी करेगा तो हमने उस वेरिएशन वाला लिखा, v को v लिखा रहने दिया, जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उसे इक्वल कर दिया, m0 कट गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे v की वैल्यू आती है 100/101 इंटू c, दैट इज 0.995 c। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। वैसे ऑप्शन बनाने के लिए कोई भी गलत सही लिख दिए जाते हैं, जिसमें सही वाला हमको सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें हमने उदाहरण के तौर पर 2.256 c लिखा है, 0.512 c लिखा है, 0.995 c लिखा है, 0.639 c लिखा है। तो जो कैलकुलेशन में 995 c आ रहा है, वही ऑप्शन को आपको टिक करना है। आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया है। अब मैं एक दो क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। अब मैं क्लॉक से रिलेटेड, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बस मैं हिंट करे दे रहा हूँ। द स्पीड शुड ए क्लॉक बी मूव्ड सो दैट
इट मे अपियर टू लूज 1 मिनट इन ईच आवर, 1 घंटे में 1 मिनट लूज करेगा, तो हमें वो टाइम चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? बढ़ा हुआ टाइम 60 मिनट है, घट के 59 रिकॉर्ड हो रहा है, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है वी बाई सी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0.18 आएगी। तो अब ये चाहता है स्पीड हमको मिले, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0.18 सी, और c की वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको करोगे तो 0.54 आएगा, यानी 5.4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। मुख्य बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुक का है, एक बार उसे देख लीजिएगा कि 1 घंटे में 1 मिनट लूज करता है। तो आप इसमें जो हमारा टाइम डायलेशन का फॉर्मूला इस तरीके से लगाएंगे कि बड़ा वाला टाइम इधर होगा, छोटा वाला टाइम ये होगा, डिवाइडेड बाई √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जैसे कि इसमें 60/59 हुआ, या 59/60 इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो अब ये बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 59/60 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाती है, और इससे हमने वो वेलोसिटी निकाल ली जिस वेलोसिटी से उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस क्लॉक को रखा जाएगा जो कि इतनी स्पीड से चल रहा हो। इस तरीके से हमने क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया है। उसके अलावा एक क्वेश्चन हम और चाहते हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि इतने क्वेश्चन काफी हैं, बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो। मैं यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन और ऐसे ही 8-10 और सॉल्व कर देंगे, और इसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप कोरोना से ज़रूर अपने आप को बचा के रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।